हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस तरह आपको पता है हम क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बेसिक इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है बोर एटॉमिक मॉडल। जिस तरह हम पढ़ते हैं, बुक को खोल लेते हैं, बुक के आगे से पढ़ते हैं। तो आज मैंने कहा कि ये टॉपिक जो है ना स्पेशली मुझे बोर्ड पर आकर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक इस तरह का है कि जब तक मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, तो मेरा ख्याल है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे आपको समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल को। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में कि रदरफोर्ड ने हमें एक तरीका बताया था कि यार एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का हम एक सोच सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ना एक सेंट्रल पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूक्लियस, और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन है जो कि ना रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये बात बताई थी रदरफोर्ड ने हमें। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ तहफुजात थे, कुछ परेशानियां थी उसमें, कुछ इस तरह आप कह लें कि जो है ना कुछ मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से बोहर को ना अपना एटॉमिक मॉडल पेश करना पड़ा। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसको आप इस तरह समझें कि अगर सुबह सुबह हमें कहा जाता है कि यार तुम ना नाश्ता करके ना भागना शुरू कर दो। अब आप भागते जाएंगे भागते जाएंगे भागते जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वक्त ऐसा आएगा कि आप भाग भाग के थक जाएंगे। जो आपने खाना खाया था वो थी केमिकल एनर्जी, आपने उसको यूटिलाइज की एज अ मैकेनिकल एनर्जी, फिर आपने भागना शुरू कर दिया। जब आपने भागना शुरू कर दिया, फिर आपने ये देखा कि यार भागते भागते जो मैं थक गया हूं, और अल्टीमेटली जो है ना अगर आप बहुत ज्यादा भाग लेंगे फिर आप बेहोश हो जाएंगे, अल्टीमेटली इंसान कोलैप्स कर जाएगा। सिमिलरली यही चीज होती है इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलती है इसको, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना शुरू करता है, और रिवॉल्व करते करते वो थक जाता है, और फिर अल्टीमेटली होगा ये कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है ना इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। लेकिन साइंसदानों ने कहा यार घूम घूम के जो है ना एक वक्त ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में आके कोलैप्स कर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा तो फिर एटम भी कोलैप्स कर जाएगा। तो ये कुछ रदरफोर्ड में मसला था जब उसने बताया, एक्सप्लेन किया। तो नील बोहर ने फिर आगे अपनी नई थ्योरी पेश की कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना नील बोहर का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर उसने दिया था ना, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बोहर ने हमें ना कुछ नए कॉन्सेप्ट दिए। वो कॉन्सेप्ट था शेल्स का, शेल्स या हम कह लें ऑर्बिटल। उसने ऑर्बिटल्स और शेल्स के कॉन्सेप्ट हमें दिए, और उसके अकॉर्डिंग उसने समझाया कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। देखते हैं रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, जिस तरह हमने बात की थी कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है। अब रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व करे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब थक जाएगा वो आगे न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। जब वो गिरेगा तो एटम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, लेकिन एटम तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम बात करेंगे नए कॉन्सेप्ट की जो कि हमें बोहर ने दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स। बेशुमार शेल्स होते हैं एटम के अंदर, और वो शेल, अब यहां पर हमने सिर्फ 4 शेल्स ड्रॉ किए हैं। अब हम इन्हीं शेल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे कि बोहर ने हमें क्या समझाया। ये जो शेल्स है ना, ये जो ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं, ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं, जो शेल्स इनको हम कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह हम एटम का बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि जमीन है, जमीन जो है ना वो घूम रही है इर्द गिर्द सूरज के। तो ये बिल्कुल वही बात है, जो न्यूक्लियस है वो सन है, और जो जमीन है वो इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया बेसिक, और हमने बात करेंगे ये जो हमने शेल्स बनाए हैं ना, इन शेल्स की हर शेल की अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी है हर शेल की। अब ये फिक्स्ड एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये फिक्स्ड एनर्जी समझे बगैर हम बोहर का एटॉमिक मॉडल नहीं समझ पाएंगे। अच्छा जी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये जो शेल्स है ना, यहां पर हम अगर न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाले शेल की बात करें, तो फर्स्ट करें यहां पर ना एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर इस शेल में जो कि रिवॉल्व कर रहा था। अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को कोलैप्स नहीं करवाना, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को समझते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होगा अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एनर्जी। ये हम बाहर से क्या करेंगे, एक एनर्जी देंगे। एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। आइंस्टाइन ने इसको नाम दिया था एनर्जी के वेव पैकेट्स की फॉर्म में होती है। देखिए ये वेव आपने पढ़ा होगा, वेव इस तरह होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने इसका नाम दिया था वेव का, ठीक है, फोटॉन्स का। तो इसका नाम है फोटोन। ये बिल्कुल ऐसी चीज है, अगर आप आपने टेबल अपने रखी है अपने सामने, कोई मेटल की अगर उसकी सरफेस है, इस तरह बता समझ आ जाएगा। तो आपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, जब वो टॉर्च ऑन की उसमें से निकली है लाइट। अब वो जो लाइट है ना, वो लाइट निकलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो ये विजिबल लाइट है जो कि हमें नजर आ रही है। लाइट्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लेकिन हम बात करेंगे विजिबल लाइट की सिर्फ।
अच्छा जी, विजिबल लाइट आपने टॉर्च फोन को ऑन किया, टेबल के ऊपर आपने उस टॉर्च को मारा है, फिर क्या होगा, सरफेस जो है ना वो शाइनी सरफेस होना शुरू हो गई है। जब वो सरफेस शाइन हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये सारा फिनोमेना जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सब हो रहा है। एनर्जी गई है इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन आगे आगे मूव किया और उसने फिर वो रिवॉल्व करना शुरू हुआ है, और रिवॉल्व करके उसने अल्टीमेटली उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया, वो एनर्जी बाहर आ गई। अच्छा, ये बात जो मैं अभी आपको कर रहा हूं ना, और फिर आपको शाइनी सरफेस शो हो रही है, ये जो मैंने बात की है ना, आपको मेरा नहीं ख्याल कि अभी फौरन समझ आई होगी। इसके लिए जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स वाला हम पूरा पढ़ लेंगे, बोहर का एटॉमिक मॉडल, फिर आपको ये बात समझ जाएगी। मैं अपनी ये बात दोबारा रिपीट करूंगा, फिर आप सोचिएगा हाँ ये बात आपको समझ आई है कि नहीं। बहरहाल अभी हम चलते हैं फोटोन पे। ये हमने एनर्जी दी है किसको, एटम को, और एटम में स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी गई है। जब इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी गई तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जब इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो होगा यह कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ना अपर शेल की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। अच्छा जी, अब हमने ये डिसाइड कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। इसके लिए हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी का। फिक्स्ड एनर्जी हमसे ये कहता है कि जितने भी हमने शेल्स बनाए हैं ना, हर शेल की अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, इस शेल की अपनी एनर्जी है, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है और इसकी अपनी है। अब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को हासिल करेगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आने वाले फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन ये देखेगा कि उसके पास एनर्जी आई कितनी है। अगर उसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो इस वाले शेल की, जो अपर शेल है, ये वाला शेल, इस शेल की एनर्जी को मीट कर लिया उसने, इतनी एनर्जी बन गई उसकी, तो फिर एक्साइट होकर चला जाएगा इस शेल के अंदर वो। यहां तक बात क्लियर है? मैं मजीद आगे बात करता हूं, फिर आपको बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, अब फोटोन की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा थी। इतनी एनर्जी थी कि इलेक्ट्रॉन ने जब उसको अब्सॉर्ब किया तो उसकी एनर्जी बराबर हो गई इस अपर शेल की एनर्जी के। ठीक है, इन दोनों की एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन ने जितनी फोटोन से एनर्जी अब्सॉर्ब की, इसकी बराबर हो गई इस शेल की एनर्जी जितनी, क्योंकि इस शेल की अपनी एनर्जी है, इसकी भी अपनी एनर्जी है। जब इतनी एनर्जी उसकी हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन इस शेल में नहीं जाएगा बल्कि अपर शेल में जाएगा, इससे ऊपर वाले शेल में। ओके, अब हम समझते हैं एक और बात। अगर फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इतनी एनर्जी थी कि इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब की, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बन गई अब इस शेल जितनी एनर्जी के, तो फिर इलेक्ट्रॉन इस शेल में नहीं जाएगा बल्कि इससे अपर शेल में जाएगा, यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह चलता रहता है साइकिल। इलेक्ट्रॉन जो है ना इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले कि वो शेल्स की एनर्जी को मीट कर लेगा, तो फिर उस शेल में, स्पेसिफिक शेल में चला जाएगा। तो यहां तक बात अगर क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अच्छा जी, यहां से ना हमें ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अपर शेल में मूव करेगा एनर्जी एब्सॉर्ब करके। ठीक है, इसने क्या किया, एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। अब वही बात आ गई है कि इसको इलेक्ट्रॉन को खाना मिल गया, इलेक्ट्रॉन को कहा चल बेटा अब तू घूमना शुरू कर दे। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अपने स्पेसिफिक किसी भी शेल में, अगर वो गया एनर्जी के अकॉर्डिंग तो वो घूमना शुरू कर देगा। जब वो घूमता रहेगा तो अल्टीमेटली वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना थक जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन थक जाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे ये कहता है कि एनर्जी कभी जाया नहीं होती। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको चलने में भी तो कुछ एनर्जी है ना उसके पास, तो वो जो एनर्जी, जब वो थक थक के एनर्जी उसकी जो रिलीज होती जाएगी ना, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जी को, जो फोटोन उसने लिया था ना, उसी फोटोन की एनर्जी को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब कितनी एनर्जी बाहर निकालेगा वो देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पर गया तो फिर इसका मतलब यह है कि उसको एनर्जी मिली है इस शेल के अकॉर्डिंग। अगर यही इलेक्ट्रॉन जो है इतनी एनर्जी रिलीज करे कि वो इस शेल में आए, इतनी सारी एनर्जी रिलीज नहीं की जितनी इसने अब्सॉर्ब की थी, अब्सॉर्ब करके यहां तक पहुंच गया था, वो इतनी एनर्जी नहीं। अगर उसने थोड़ी सी एनर्जी रिलीज की ना कि वो इस शेल जितनी एनर्जी तक आ गया, तो फिर वो इतनी एनर्जी को रिलीज कर देगा। ठीक है, थोड़ी एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि बाकी एनर्जी उसके पास स्टिल अभी भी है। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी अपनी, तो फिर वो इस शेल में आ जाएगा। अगर और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी तो फिर वापस वहीं पर आ जाएगा जहां से वो चला था। तो जितने लोअर शेल में वो आता जा रहा है उतनी एनर्जी वो रिलीज करता जा रहा है। अगर थोड़ी एनर्जी उसने रिलीज की है, इसका मतलब यह है कि वो अभी इस शेल में है। अगर उसने ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी तो मतलब इस शेल में, अगर उसने और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी तो फिर वो जहां से चला था वो वहीं पर ही वापस आ जाएगा। तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और फिर जब इलेक्ट्रॉन घूम एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करता है। जब घूम के वो थक जाता है तो फिर वो एनर्जी को बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो फोटोन एनर्जी का वेव पैकेट होता है, तो इसका नाम हमने फोटोन दिया। तो यहां तक बात अगर ठीक है तो मैं आपको वही बात एग्जांपल जो मैंने स्टार्ट में दी थी, मैं दोबारा एग्जांपल रिपीट करूंगा। आपने एक फोटोन निकाला है अपने मोबाइल के टॉर्च में से, जो लाइट निकल रही है ना वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन निकल रही है। वो लाइट निकल के आपने टेबल पे या फिर किसी शाइनी सरफेस पे आपने इसको मारा है। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी जो सरफेस है ना वो चमकना शुरू हो गया है। ठीक है, उसमें फिनोमिना क्या होगा,
आपने फोटोन दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन फौरन एक्साइट होकर चला गया किसी भी हायर ऑर्बिट में, यहाँ पर कहीं पर भी जा सकता है वो, ठीक है, जितनी एनर्जी आपने दी है उसके अकॉर्डिंग। फिर वो उसने ऊपर रिवॉल्व किया, जब वो थका तो उसने वापस नीचे आया, और फिर जब वो नीचे आ रहा था तो साथ साथ उसने एक एनर्जी रिलीज कर दी, और जो एनर्जी आपको शो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ चमकती हुई सरफेस। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं मजीद आगे। जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो इस तरह था, उसने कहा था एटम इस तरह ना कोलैप्स नहीं करेगा, बल्कि जो स्पेसिफिक शेल्स होते हैं उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो अपने शेल में हायर ऑर्बिट्स में चला जाएगा, और जितनी ही एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो हायर से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हर शेल की अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन ना इन बिटवीन, ये देखो ये जो एरिया ना यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन नहीं रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने सफिशिएंट एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, इतनी एनर्जी कि वो इस शेल की एनर्जी को मीट करेगा, तो फिर यहां से उड़ के वो यहां पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ने अगर इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली कि वो इस शेल की एनर्जी को मीट करेगा, तो फिर यहां से उड़ता हुआ यहां आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली कि वो उसने इस शेल की एनर्जी को मीट किया, फिर यहां से यहां तक आ जाएगा, लेकिन वो इन बिटवीन इसके नहीं आएगा। जब इन बिटवीन नहीं आएगा तो वो शेल्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, लेकिन शेल्स में अप डाउन होता रहेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब एनर्जी इमिट होने के जो फिनोमेना है इसके अकॉर्डिंग। बल्कि ऐसा नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन आके वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए और एटम कोलैप्स हो जाए। तो ये रदरफोर्ड का जो डिफेक्ट था वो बोर ने इस तरह आगे करेक्ट किया। अब हम आगे समझते हैं कि जो शेल्स हैं, और अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं शेल्स और सब शेल्स का, कि जो शेल्स जो हैं इसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमने बात तो कर ली कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, फिर इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की, इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ गया। अब हमने ये समझना है कि हर शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, उसके लिए ना हम एक छोटा सा काम करते हैं कि इनको ना नाम दे लेते हैं अल्फाबेटिकली। पहले शेल को, जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, इसकी एनर्जी कम है, इसको के शेल। इससे हायर की एनर्जी ज्यादा है, इससे ऊपर वाले की और एनर्जी ज्यादा है, के एल एम और ये एन। तो आपने इस तरह याद करना है, न्यूक्लियस के पास जो हमारे पास शेल होगा उसकी एनर्जी कम है, इससे ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है, इससे ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है, इसके ऊपर वाले की एनर्जी और ज्यादा है। तो इस तरह ना ग्रेजुअली ऊपर जाते जाएंगे शेल्स में, तो फिर एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा जी, इसका हमने नाम दे दिया के एल एम एन। और अब हम एक नाम और देते हैं कि एन की बात करते हैं कि एन नंबर ऑफ शेल्स होता है, नंबर ऑफ शेल्स। अगर हमने शेल्स के नंबर देखना है 1 2 3 4, तो हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं जो पहला वाला है एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, दूसरा एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तीसरा एन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और चौथा एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां तक कोई उम्मीद करता हूं परेशानी नहीं होगी। के एल एम एन हमने शेल्स के अल्फाबेटिकली नाम याद करने हैं, और 1 2 3 4 हमने इसके याद कर लेने कि ये इसके नंबर ऑफ शेल्स हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है ना, हमने ये देखना है कि हर शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके लिए साइंसदानों ने एक नया फॉर्मूला डिवाइस किया, उसका नाम है 2n²। ये 2n² एक फॉर्मूला है जो कि हमें सिखाएगा, समझाएगा कि हमने ये डिवाइस करना है, हमने ये एक्सप्लेन करना है कि हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि नंबर ऑफ शेल अगर हमारा n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, तो हमारे पास शेल कौन सा है, n इज इक्वल टू 1 पे k होता है, फिर l होता है, फिर m होता है, फिर n होता है। इसी तरह तरतीब लिखी है ना हमने, जब k है तो n इज इक्वल टू 1 है, l है तो n इज इक्वल टू 2 है, इस तरह अप टू सो ऑन। तो हमने 2n² के अकॉर्डिंग बताना है कि k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, l में कितने, m में कितने और n में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो कैसे बताएंगे, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर देख लें आप। 2n² है ना, तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो k के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 2, ये 2 आ गया हमारे पास। इसी तरह 2 2 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, यहाँ 8 हो गया। इसी तरह 2 3 का स्क्वायर 9 9 2 18, ये 18 हो गया। इसी तरह 2 4 का स्क्वायर और ये 16 4 का स्क्वायर और 2 32 हो गया। ये सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें इतने आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 8 आ रहे हैं, इसमें 18 आ रहे हैं, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो लिख लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स और ये 32 इलेक्ट्रॉन्स इनमें। तो हमने समझ लिया कि हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो वही फिनोमेना होगा, इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने एनर्जी अब्सॉर्ब की, ऊपर चले गए, ऊपर चल के कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की उसके अकॉर्डिंग वो शेल डिसाइड करेंगे अपना, उसने कितनी एनर्जी, इतनी, अगर एल जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की तो एल में जाएंगे, एम जितनी अब्सॉर्ब की तो एम में जाएंगे, एन जितनी अब्सॉर्ब की तो फिर एन में चले जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स अप डाउन होते रहते हैं और एनर्जी एब्सॉर्ब और एनर्जी इमिट या फिर रिलीज करते रहते हैं। अच्छा, एक हमारे पास एक और, जिस तरह हमने शेल्स में समझ लिया कि शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो शेल्स के अंदर एक और चीज होती है, इसका नाम होता है सब शेल्स। तो सब शेल भी हम समझ लेते हैं साथ साथ, इसको जरा साइड पर रखते हैं। सब शेल्स हमारे बताता है कि हमने 4 अल्फाबेटिकली, जिस तरह हमने के एल एम एन याद किए, उस तरह हम याद करेंगे एस पी डी और एफ।
SPDF हम याद करते हैं और हम बताएंगे कि S के अंदर कितने आएंगे, P में कितने आएंगे, D में कितने और F में कितने। जब K शेल की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं यार K शेल के अंदर जो सब शेल है ना वो सिर्फ S है, और L के अंदर है S और P, और उसके अंदर N के अंदर है M के अंदर है SPD, और जो हमारे पास चौथा है वो है उसके अंदर है SPD और F। 4 सब शेल्स हैं इसके अंदर चौथे में, ठीक है। ये थोड़ा मिक्स हो रहा है लेकिन आपने कोई नहीं, आपने ये समझ लेना कि ये S सब शेल है, इसके अंदर SP सब शेल है, इसके अंदर SP और D है, इसके अंदर SPDF है। ये 4 सब शेल्स हैं और हमने बताना है कि सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखिए ये K है, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आ जाएंगे वो S सब शेल के अंदर आ जाएंगे इसके। तो हम कह सकते हैं कि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं P की। P में देखें आप कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 के अंदर L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 में 2 सब शेल हैं S और P। शेल्स के अंदर ही एक और चीज होती है, इसको हम सब शेल्स कहते हैं। S और P, S में बताया था हमने 2 आ सकते हैं, 8 में से 2 इसमें आ गए और रिमेनिंग कितने रह गए, रिमेनिंग 6 रह गए, तो हम कहेंगे कि P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पर जब M शेल की बात करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S P और D, S में 2, P में 6, 8 हो गए, 18 में से बाकी रह गए 10, तो D में हम कहेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी आखिरी वाले की N शेल की, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S में 2, P में 6, D में 10, 18 हो गए, और F में फिर कितने आएंगे, 32 में से 18 माइनस कर दें, बाकी रहेगा 14, तो F में हम कह देंगे कि ये 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसी तरह शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की डिवीजन होती है। तो ये था हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड की जो गलतियां थी बोहर ने इसको ठीक की हैं, और फिर बोहर ने बताया कि हर शेल की स्पेसिफिक एनर्जी होती है। इसके बाद आने वाले साइंसदानों के और भी बड़े काम हैं, श्रोडिंगर है, इसके अलावा हाइजेनबर्ग है, जिसने मजीद इसके अंदर ना रिफाइनमेंट करते रहे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो हमें आज तक जो पता लगता है, तो जो बेस्ट स्ट्रक्चर जिसके सबसे मैक्सिमम जिसने इन्फॉर्मेशन दिया ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो फिर नील बोहर था। तो हमारी बुक में सिर्फ नील बोहर तक की हद तक है। तो हम यहाँ पर लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फिर हमारी इसी तरह क्लास 9 की जितनी भी न्यू बुक्स आई हैं उसको हम फॉलो करते जा रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, तो आपने उस सबको पढ़ना है हमारे साथ साथ। अच्छा जी, इसके अलावा जो है अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।